चलिए इतना ठीक है। क्या है? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर न्यायालय का निर्णय, ठीक है, ये हमें देखना था, ये हम देख चुके थे, ठीक है, ये हम देख चुके थे। केरल उच्च न्यायालय जो है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया, ठीक है, ये देख चुके थे, यहाँ से हमें देखना था। क्या है? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय, ठीक है। देखिए क्या है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त और होते हैं, ठीक है, कि नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) में के कार्य क्षेत्र में आती है। मतलब कि अनुच्छेद 324(2) में इसका इनके जो है नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन उसमें क्लियर नहीं है, ठीक है, कि कैसे नियुक्ति होगा। बस लिखा है उसमें ये कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे। आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति कैसे काम करते हैं, ठीक है, आपको पता है, खुद अपने से तो करते नहीं हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पे ही हर चीज़ करते हैं। डेमोक्रेटिक देश है ना हमारा, इसलिए। चलिए, संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया नहीं, मतलब स्पेसिफिक कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं बताया गया, ठीक है। अब तक क्या होता था, बस वही प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, ठीक है। ये जो मंत्रिपरिषद होता था उसका नेतृत्व कौन करते थे? प्रधानमंत्री, ठीक है, और उनकी सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति कर देते थे, ठीक है। तो इस पे उच्चतम न्यायालय ने कुछ डिसीजन दिया है, ठीक है। 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ, देखिए कैसा पीठ? संवैधानिक पीठ। देखिए संवैधानिक पीठ, आप जानते हैं संवैधानिक पीठ कम से कम कितना होना चाहिए? यदि संविधान से रिलेटेड कोई भी बात जो संविधान में लिखी हुई है उसमें कोई भी उस पर फैसला देना हो तो कम से कम 5 सदस्य, कम से कम 5 ऐसे जज बैठेंगे उसमें, उस पीठ में, तो संवैधानिक पीठ होगा। और संवैधानिक पीठ के लिए 5 जजों की जरूरत होती है और बिना संवैधानिक पीठ के संविधान में वर्णित किसी भी टॉपिक पे कोई डिसीजन नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। ये अनुच्छेद कितना में वर्णन है संवैधानिक पीठ का? बताइए आप हमें, कितना में है? अनुच्छेद 145(3) में है, ठीक है। इसी में कहा गया है कि संवैधानिक पीठ के लिए कम से कम 5 जजों का होना आवश्यक है। तो चूंकि आप जान रहे हैं कि ये संविधान में देख लीजिए, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 में है, इसलिए संवैधानिक पीठ से इसके फैसला के लिए बनाना पड़ा। तो ये 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ था, मिनिमम 5 होना चाहिए, मिनिमम 5 थे, ठीक है। तो पहले जो होता था वही राष्ट्रपति करते थे, ठीक है। अब क्या होगा? एक समिति बनेगी, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के सिलेक्शन के लिए कमेटी बनाया जाएगा, ठीक है। उस कमेटी में कौन कौन होंगे आप देख लीजिए, ठीक है। वो कमेटी ही सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को, तो अभी भी राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेंगे, लेकिन सिफारिश अब कौन करेगी? एक कमेटी करेगी, ठीक है। उस कमेटी में कौन कौन होंगे आप देख लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय, उस कमेटी में कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे, ठीक है, कि सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। पहले मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले होती थी उनके सलाह पर राष्ट्रपति करते थे, अब कौन सिफारिश करेगा? कमेटी करेगा, ठीक है। देखिए उसमें कौन कौन होंगे, जिसमें उस कमेटी में एक प्रधानमंत्री खुद होंगे, एक लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, ठीक है, अपोजिशन पार्टी के नेता लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, ठीक है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। अभी विपक्ष के नेता लोकसभा में कौन है बताइए? आप पहले ही बताइए, लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के लिए कितने कम से कम सीट होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम 10%, टोटल सीट का यदि मिनिमम 10% लोकसभा में है आपके पास सीट, मतलब इतने पे आप चुनाव जीते हुए हैं, कोई पार्टी जीती है तो वो विपक्ष के नेता बन सकती है। फिलहाल अभी किसी के पास 10% सीट नहीं है, ठीक है। हालांकि एक आरटीआई के जवाब में ऐसा मिला है कि 10% कहीं भी जिक्र नहीं है, ठीक है। लेकिन चलिए ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल यही अभी तक आता है सभी जगह मिनिमम 10% होना चाहिए क्राइटेरिया, ठीक है। इसलिए अभी कांग्रेस के पास 10% नहीं है तो विपक्ष के कोई नेता नहीं है। तो इसमें क्या होगा? देखिए लोकसभा में विपक्ष के नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधि वाले विपक्ष दल का नेता इस समिति का सदस्य हो गया। मतलब कि यदि 10% विपक्ष के नेता नहीं है, 10% किसी के पास नहीं है, तो जो सबसे बड़ा होगा दल उसके नेता इसमें शामिल होंगे इस कमेटी में, ठीक है। देखिए इससे क्या फायदा होगा कि अब अपनी मनमर्जी से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सरकार नहीं कर पाएगी। ऐसे क्या होता था कि अपने पक्ष के लिए ही
जो समिति पहले मंत्रिमंडल की होती थी उसमें क्या है, सभी एक ही पार्टी के लोग होते थे, अपने हिसाब से अपने लोगों को बैठाते थे, ठीक है। तो वो चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी, ठीक है। इतनी बड़े पद पे ऐसा नहीं होना चाहिए ना, उसके लिए तो पारदर्शिता होना चाहिए और चेक एंड बैलेंस बना रहना चाहिए पावर का, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा डिटेल हम करते जा रहे हैं, जरूरी है, ठीक है। डिटेल होने से क्या होता है कि आपको मेमोरी में यादें रह जाती है बातें, ठीक। और यदि पॉइंट सिर्फ आप पढ़ते जाएंगे तो पॉइंट के लिए तो बनते ही हैं, जैसे करंट अफेयर बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा डिटेल तो जाना ही पड़ेगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्ष दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा, ठीक है। जब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324 क्या कह रहा है, 324 के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती तब तक यह सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश प्रभावी रहेगा, ठीक है। यदि कोई कानून इससे बना लेती है संसद तो फिर ये इतना ही दिन के लिए है, क्या, एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और एक न्यायाधीश रहेंगे, ठीक है। तो ये तब तक रहेगा जब तक कोई कानून नहीं बन जाता है। चलिए, 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने की, ठीक है, इसके अध्यक्षता इस कमेटी का, ठीक है। पीठ के अन्य सदस्यों में ये थे, ठीक है, रस्तोगी न्यायमूर्ति। चलिए आप देख लीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा होगा तो ये पूछ सकता है न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ, ठीक है। बाकी टाइम एक्स्ट्रा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। ज़्यादा जूम करने से भी मोबाइल नज़दीक रखने में दिक्कत होता है, ठीक है। देखिए अगला क्या है, कितना कर लेते हैं। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, ठीक है। ये क्या है, ये शिक्षा से रिलेटेड एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, उसी का यहाँ पे जिक्र है। देखिए इसमें क्या है, असर का पूर्ण रूप क्या है, मतलब असर का फुल फॉर्म क्या है। असर या रिपोर्ट, असर रिपोर्ट नाम से प्रकाशित होती है, ठीक है। इस रिपोर्ट को असर रिपोर्ट बोलते हैं। इसका नाम क्या है, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। इस रिपोर्ट को एक गैर सरकारी शिक्षण संगठन, गैर सरकारी मतलब एनजीओ, एक एनजीओ इससे करती है, ठीक है। आपको कहीं फंसा सकता है कि असर रिपोर्ट को किसने जारी किया, शिक्षा विभाग ने या शिक्षा मंत्रालय ने, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने, ऐसे दे देगा, ठीक है। खासकर सिविल सर्विस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए दे दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यह एक एनजीओ ने जारी किया, ठीक है। एनजीओ है जो असर रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। ये एनजीओ का नाम है प्रथम। क्या है एनजीओ का नाम, प्रथम। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण 2005 से चल रहा है कंटिन्यू हर साल, ठीक है। इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने और बुनियादी गणित करने में सक्षम है, ठीक है। देख लीजिए बस, कौन इस रिपोर्ट में कौन स्टेट कितना पे है, ये थोड़ा बहुत, कौन फर्स्ट है कौन लास्ट है, थोड़ा बहुत यही सब इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। कब से कब तक किया गया बहुत, हाँ, ये 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए नामांकन की स्थिति दर्ज की गई, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। 3 वर्ष से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई, नामांकन से रिलेटेड, ठीक है। इसके साथ ही 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है, ठीक है। पढ़ाई के लिए 5 से 16 और नामांकन के लिए, एडमिशन के लिए 3 से 16, ठीक है। असर 2022 में भारत के 616 जिलों के कुल इतना गांवों को शामिल किया गया, तो ये आप याद रखिएगा, 616 जिला को शामिल किया गया, कहीं ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हेतु नामांकन दर विगत 15 वर्षों से 95% से ऊपर है। नामांकन दर तो बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ आंकड़ा वर्ष 2018 में 97.2% से बढ़कर वर्ष 2022 में 98.4% हो गया। हालांकि ये सब डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप देख लीजिए बस, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, सिर्फ 3 राज्यों में 15-16 वर्ग आयु की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है, जो निम्नलिखित है, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। सिर्फ 3 राज्यों में अनामांकित लड़कियों की, मतलब इतने लोग एडमिशन नहीं करवाए हैं, ठीक है। कितने, 15 से 16 वर्ष तक के होने के बाद भी, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ 3 राज्य, ये आप थोड़ा याद रख लीजिएगा इस रिपोर्ट का। ऐसे एनजीओ का रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन चूंकि एजुकेशन रिलेटेड है इसलिए ये आ जाता है, ठीक है। अब आगे क्या देखिए,
हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म बना, हुबली जंक्शन। ठीक है, ये हुबली कहाँ है बताइए? दक्षिण भारत में है। ठीक है, आप बताइए कहाँ है? चलिए देखते हैं। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन। ठीक है, इसका नाम था पहले, बाद में इसको नाम बदल दिया गया, हुबली जंक्शन 2015 में कर दिया गया था इसका नाम। ठीक है, लेकिन बाद में पुनः इसका नाम बदल दिया गया है। देखिए कहाँ, देखिए, और इसका पुनः क्या है, सितंबर 2020 में फिर एसएसएस हुबली जंक्शन कर दिया गया। ठीक है, यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो हुबली धारवाड़ कर्नाटक में है। हुबली कहाँ है? धारवाड़ कर्नाटक में। तो ये आप याद रखिएगा। ये सबसे लंबा क्या हो गया अभी तक का? विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, पहले कहाँ था? खड़गपुर था, फिर गोरखपुर हुआ, अब कौन सा हो गया? हुबली हो गया। ठीक है, सबसे पहले जब हम लोग तैयारी करते थे उस टाइम में खड़गपुर था, खड़गपुर पढ़ते थे। ठीक है, इसके बाद में गोरखपुर हुआ यूपी का, ये तो बाद में ही हुआ था समथिंग, ये लगता है कि 2014-15 के लगभग हुआ था, तो फिर गोरखपुर हुआ। ठीक है, अब क्या हो गया? हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म हो गया। तो खासकर रेलवे के जो एग्जाम दे रहे होंगे, रेलवे ग्रुप डी हो गया या TCCC जो भी हो गया, ग्रेजुएशन लेवल का हो गया, तो उस सभी में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, पहले भी आता था सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है, हम लोग जब तैयारी करते थे। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है? विश्व के 5 सबसे लंबे रेल प्लेटफॉर्म देख लीजिए। हुबली हो गया कर्नाटक में, कितना 1507 मीटर है। ठीक है, मतलब 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया। गोरखपुर जंक्शन देखिए 1300। कोल्लम, गोरखपुर अभी भी दूसरा नंबर पे है। ठीक है, विश्व की बात हो रही है यहाँ, विश्व की। कोल्लम केरल में। अब देखिए इसमें विश्व में अभी भी क्या, खड़गपुर, यही खड़गपुर पहले था। ठीक है, स्ट्रीट सबवे शिकागो अमेरिका में। देखिए अमेरिका की 1 किलोमीटर समथिंग, 1 किलोमीटर ये है 5वें नंबर पे, और 4 खुद अपने भारत के हैं। बताइए रेल में सुविधाएं मिले या ना मिले, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ टॉप 4 पे है। अभी भी रेलवे की भीड़ में आप देखते होंगे पैसेंजर कैसे ठूस ठूस के जाते हैं। हाँ, गए हैं एग्जाम देने, आप लोग भी देखे होंगे। चलिए चलते हैं आगे। क्या है? विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला। ठीक है, देखिए आकांक्षी जिला मतलब जो पिछड़े जिले हैं उसको आकांक्षी जिला के रूप में चिन्हित किया गया है। 112 जो जिले हैं देश के सर्वाधिक अल्प विकसित हैं। ठीक है, तो उसमें 5G तकनीक लागू करने वाला विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया। ठीक है, और 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश का भी 8 जिले हैं ये। ठीक है, देख लीजिए 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा, ठीक है, स्टार्टअप्स का नाम है विदिशा, प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैयारी करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया। ठीक है, बस इतना ही आप याद रखिए। ज्ञातव्य है कि विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला, तो आप याद रखिए कि विदिशा क्या है। विदिशा जो जिला है वो कहाँ? MP का है। ठीक है, MP का जिला है, तो बस आप यही याद रखेंगे। पहला आकांक्षी जिला है ना जो 5G तकनीक लॉन्च किया है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है विदिशा MP। ठीक है, बस आप इतना ही याद रख लीजिए, काफ़ी है। फिर क्या है? विदिशा जिले में स्टार्टअप द्वारा CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के सहयोग से लागू किए गए नवाचारी 5G IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ठीक है, 5th जनरेशन उपयोग मामले हैं। ठीक है, देखिए 5G से क्या फायदा होगा, आप एक शब्द सुना होगा आजकल आया है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं आपको, जो नहीं समझना चाहते हैं थोड़ा सा वीडियो को आप 1 मिनट स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए, हम कहेंगे बहुत ही अच्छा टर्म है, ये अभी यूज हो रहे हैं, हर जगह आएंगे। IoT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, हम लोग जब UPSC की तैयारी कर रहे थे 2016 वगैरह में, उसी टाइम में ये IoT वगैरह पढ़े थे, और आज तो ये यूज होने लगे। उस टाइम तो बस इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्योंकि 5G के बिना ये सक्सेस नहीं हो पाएगा IoT। ठीक है, तो उस टाइम में तो ऐसा था नहीं, लेकिन शुरुआत हो चुका था, ट्रायल लेवल पे इसकी सर्च चल गई थी। ठीक है, हम लोग उसी टाइम पढ़े थे। ये IoT क्या है?
इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए ऐसे वस्तुएं जो इंटरनेट से सभी वस्तुएं जुड़ जाएंगे उसे आईओटी कहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे वस्तुओं को जोड़ने के लिए इंटरनेट क्या चाहिए, फास्ट चाहिए, ठीक है। उसके लिए 5G की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टेलीमेटिक्स वगैरह जो भी है आईओटी से, ठीक है। आईओटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने खेत पटाने के लिए कोई मोटर चालू किया है, वो आईओटी से जुड़ा हुआ है मोटर, ठीक है। खेती के लिए, किसान की बात हो गई यहाँ पे। और यदि मोटर पटाते ही समय वहाँ पे उपलब्ध नहीं, यदि बारिश हो जाती है तो बारिश हो जाएगी तो सभी खेत ऑलरेडी पट जाएंगे। तो उसमें ऐसा चिप सिस्टम मतलब चिप वैसे नहीं, और वो जुड़ा रहेगा हमारे क्लाउड जो होते हैं, हर क्लाउड से जुड़े रहेंगे। मतलब कि हमारे यहाँ जो आपका ये मौसम विभाग होता है, मौसम विभाग जो होता है उससे भी वो जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी। और मौसम विभाग से जब पता चलेगा कि उस क्षेत्र में बारिश हो चुकी है तो ये मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पानी बर्बाद होगा और आपका जो है विद्युत एनर्जी भी बचेगा, ठीक है। तो इससे दो फायदे होंगे। ग्रीन क्लाइमेट जो यह भी है हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने के, उसमें भी फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, उतना डीप में नहीं जाएंगे। आप मोटा मोटी समझ लिए कि सभी वस्तुएं जो हैं वो जुड़े रहेंगे क्या चीज़ से, इंटरनेट से, ठीक है। ऐसे वस्तुओं को आईओटी कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। चलिए आप समझ गए, आगे बढ़ें। तो 5G जनरेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपयोग के मामले हैं, क्या चीज़ है, कौन कौन से, सुपर क्यूटिकल्स समर्थित स्मार्ट हेल्थ कियोस्क, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ, ये वहाँ पे है विदिशा में, वही बताया गया, ठीक है। इम्बू पॉड क्या है, मूलभूत जीवन सुरक्षा समर्थन के साथ 5G 4G समर्थित ऑटो एम्बुलेंस है, ठीक है, ऑटो एम्बुलेंस, ठीक है। लॉजी AI क्या है, मोतियाबिंद रोग की त्वरित एवं प्रभावी जांच के लिए स्मार्टफोन के उपयोग के माध्यम से मोतियाबिंद आई स्किन एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए कितने फायदे हैं आईओटी के, ठीक है। एप्लीकेशन से मोतियाबिंद का प्रभावी जांच कर लिया जाएगा, ठीक है। प्रभावी जांच का मतलब ये हुआ कि वो जांच आपका फेथफुल होगा, विश्वसनीय होगा, ठीक है। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवार, ठीक है, यहाँ पे आपका ये खत्म हो जाता है, आईओटी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या था, कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। संविधान साक्षर जिला का मतलब क्या हुआ कि वहाँ का जो ये जिला है, कोल्लम कहाँ की जिला है बताइएगा, इसमें तो आ ही रहा है, बताइएगा क्या, केरल का है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि संविधान साक्षर जिला का मतलब कि संविधान की मूलभूत जो जानकारियां हैं, जितने मूलभूत चीज़ें होती हैं वो सभी को परिचित कराया जाएगा, ठीक है। तो वही संविधान साक्षर जिला है, ठीक है। केरल का कोल्लम जिला है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया, पहला है इसलिए आप याद रखिएगा, ठीक है। पहले जो भी चीज़ होता है उसको याद रखना होता है, ठीक है। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई, ठीक है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कोल्लम की उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान, ये आप देख सकते हैं, संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है, ठीक है। ये अभियान के तहत मतलब किया गया, ठीक है। तो घुमा फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि संविधान साक्षर जिला जो कोल्लम बना है उसके लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था, ठीक है। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया गया, मूल सिद्धांत बेसिक प्रिंसिपल पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे संविधान का वो विद्वान बन गया, ठीक है। एक नागरिक को जितना बेसिक जानना चाहिए उसके लिए साक्षर किया गया, ठीक है। चलिए सब बस यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, इस अभियान के अंतर्गत शामिल 2000 प्रशिक्षक थे। इतने प्रशिक्षक थे 2000, उनको कहा किया गया सीनेटर, ठीक है, सीनेटर उनको कहा गया। देखिए कभी कभी क्या होता है, खासकर यूपीएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाल ही में सीनेटर शब्द समाचारों में था, मान लीजिए आ गया कि हाल ही में समाचारों में सीनेटर शब्द को देखा गया है, यह क्या है, ठीक है, दे देगा। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यह एक बग है मोबाइल का, एंड्रॉयड का वायरस है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो सीनेटर क्या है, यही केरल के जो जिला में 2000 प्रशिक्षित शिक्षक थे, किसके लिए, संविधान प्रशिक्षण देने के लिए, उन्हीं को कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, हाइड्रोजन ग्रीन मिशन, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रीन मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, मतलब हम किसी देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे ऊर्जा के लिए, ठीक है, राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। ये 2047 तक है, इंडिपेंडेंट होने का। देखिए इसमें कई चीजें हैं, कंफ्यूजन होता है,
ठीक है, आप ध्यान रखिए, मतलब हम किसी देश से ऊर्जा के हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम स्वयं अपने पर डिपेंड रहेंगे। इसका टारगेट 2047 तक है। और ये क्या है, शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की बात है, वो 2070 तक है। मतलब 2070 तक हम ऐसे एनर्जी को यूज करेंगे जो शून्य कार्बन उत्सर्जन करते हैं, मतलब कोयला वगैरह जो हो गया, पेट्रोल हो गया, उसका यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, हरित ऊर्जा यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। ठीक है, चलिए, मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित अपेक्षित परिणाम हैं, संभावित हैं, अपेक्षित है, ऐसा अपेक्षित किया गया कि ये परिणाम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 125 गीगावाट की संबंध अक्षय ऊर्जा वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता मिलेगी। ठीक है, मतलब 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा वृद्धि होगा और प्रति वर्ष कम से कम उसमें 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। ठीक है, उसमें से, ठीक है, टोटल 125 मेगावाट में से हरित हाइड्रोजन कितना मिलेगा, इतना कम से कम मिलेगा। ये अपेक्षित हैं, अपेक्षित हैं। ठीक है, 2030 तक के लिए। तो ये आप देख लीजिए, इधर विशेष कुछ नहीं है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो ये सब कहीं कहीं आ जाते हैं। ठीक है, क्या उद्देश्य है, कभी कभी लिखना पड़ जाता है, कहीं कहीं डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से कहीं आप फिट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। ठीक है, देखिए क्या है, सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया। ठीक है, मतलब ये डिजिटल होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेज की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब 6 बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, ये इसका नाम है, केरल में अभियान चलाया गया था। केरल के वायनाड जिला में, वायनाड से राहुल गांधी सांसद चुने जाते हैं। ठीक है, अभी तो उनको सांसद पद छीन लिया गया है। चलिए, फिर भी पॉलिटिकल मुद्दा है, उसमें हम नहीं जाएंगे। इन दस्तावेज को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है। डिजिटलीकृत किया गया है। कैसे, डिजी लॉकर, आप जानते हैं डिजी लॉकर भारत सरकार का एप्लीकेशन है। इसमें आपके सभी सर्टिफिकेट जो भी हो गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसी में आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं डिजी लॉकर को डाउनलोड किए होंगे तो डाउनलोड करके आधार से लिंक कीजिएगा और सभी आपके सर्टिफिकेट उसी में मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, डिजी लॉकर, ये भारत सरकार का है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा स्मरणीय तथ्य। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या क्या होगा वही है, डिजी लॉकर में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगे। ठीक, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर के बारामूला, ठीक है, उधमपुर के बारामूला, उधमपुर से बारामूला दूर की कुल कितनी हो जाएगी, 272 किलोमीटर रेलवे लाइन निर्माण करने की योजना तैयार करा। कहाँ, उधमपुर से बारामूला तक, टोटल 272 किलोमीटर। ठीक है, इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। ठीक है, इसकी जो है राष्ट्रीय परियोजना 2002 में ही घोषित हो गया था। ठीक है, इस परियोजना का उधमपुर से बारामूला तक कुल दूरी कितना है, 272 किलोमीटर। इसको यहाँ देखिए 4 भाग में बांट के बनाया जाएगा। उधमपुर से कटरा और कटरा से बनिहाल और बनिहाल से काजीगुंड, काजीगुंड से बारामूला लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा खाली देख लीजिए, सबसे लंबा टनल बना है रेलवे टनल अभी तक, बस यही इसमें मुख्य है। आप देख लीजिए उसका नाम क्या है, और कुछ नहीं इसमें इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है, ये देखिए इसके अंतर्गत जो टनल बना है T49, जिसकी लंबाई क्या है 12.75 किलोमीटर, विश्व में भी सबसे लंबा यही टनल है। ठीक है, 12.75 किलोमीटर। रेल के मामले में भारत बहुत आगे है ना, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, तो देखिए कितनी है T49, इसका नाम क्या है T49, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। यह सुरंग कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। देखिए 4 खंड में जो बांटा गया है ना, यहाँ पे 4 खंड में बांट के इसको बनाया जा रहा है। यहाँ देखिए
इसको 4 पार्ट में बांट दिया गया। तो इस पार्ट में से कहाँ किस पार्ट का ये भाग है? कटरा बनिहाल खंड का परिस्थित है, ठीक है, सुरंग, ठीक है। रामबन जिला जम्मू एवं कश्मीर में स्थित T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग बन गया, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही था। और ये क्या है? ट्विन ट्यूब सुरंग है, ठीक है, डबल ट्विन है, ठीक है, डबल सुरंग है, ठीक है। तो यही है इसमें, इसका किलोमीटर आप याद रखिएगा, ठीक है, इतना है 12.75 किलोमीटर। इसमें ट्विन है इसलिए दूसरी जो है सुरंग उसमें सेफ्टी के लिए डबल ट्विन सिस्टम है, उसका इतनी है, आपको याद रखना है 12.75 किलोमीटर। अगर कभी यहाँ भी दिख जाए, अगर ये न रहे ऑप्शन में, तो आप इसको भी मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो शब्द होता है वो क्या बनाया है उसके हिसाब से ये भी हो सकता है। दोनों रहेगा तो आप ज़्यादा जांच कर लीजिएगा कि शब्द क्या कर रहा है क्वेश्चन का, और यदि दोनों में से कोई एक मिल गया तब तो कोई भी मार सकते हैं, ठीक है। उल्लेखनीय है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही एक एस्केप सुरंग का प्रावधान किया गया, ठीक है। ये सब चीज़ें उतने इंपॉर्टेंट नहीं, आपको देखना है तो देख लीजिए एक बार, ठीक है। यह एस्केप टनल कैसे है? घोड़े की नाल का क्या आकार की है, ठीक है। और आगे चलिए देखते हैं क्या। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य, तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन करने वाला पहला राज्य बन गया। आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर जितने भी आप मिशन शुरू किया जा रहे हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, वैश्विक मुद्दा बन चुका है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कोई राज्य यदि अपनी तरफ से पहल कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन समन गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे ज़्यादा देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। जलवायु मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है। कंपनी का स्थापना किया गया, ठीक है। क्या नाम है कंपनी का? तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, ठीक है। देखिए क्या है, 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कब? 9 दिसंबर 2022 का यह न्यूज है, ठीक है। देश का पहला राज्य ऐसा बन गया, ठीक है। इस मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट में किया गया, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन, देखिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन मतलब भारत सरकार का जो मिशन है, थोड़ा सा वहाँ ये भी देख लीजिए। यहाँ पर 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसको NAPCC बोलते हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब हमारे देश का क्या एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज पे, वो इसमें होता है, लॉन्च किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके तहत एक्शन प्लान के तहत 8 राष्ट्रीय मिशन को शामिल किए गए। 8 राष्ट्रीय मिशन कौन है? एक्शन प्लान जो एक्शन लिए गए हैं ये NAPCC, इसके तहत 8 राष्ट्रीय मिशन शुरू किए गए हैं। पहला कौन है? राष्ट्रीय सौर मिशन। दूसरा उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। तीसरा क्या है? सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन। और चौथा क्या है? राष्ट्रीय जल मिशन, ठीक है। और पांचवा क्या है? हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। हिमालय भी हमारे पर्यावरण का बहुत बड़ा भाग है, हाँ, भारत के लिए तो वरदान ही है। एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। छठा, सातवां सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। सतत, सस्टेनेबल, आप बताइएगा सतत इसको कहते हैं। सतत शब्द कहाँ यूज किया जाता है? सस्टेनेबल। देखिए सस्टेनेबल उसको कहते हैं कि हम कोई भी वस्तु को या किसी भी संसाधन को आज यदि हम यूज करते हैं तो ऐसा यूज करें कि वो फ्यूचर में भी लाभदायक रहे, उसे सतत बोलते हैं, सस्टेनेबल, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। ये 8 मिशन शुरू किए गए हैं NAPCC के तहत, ठीक है। अब क्या है? भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। केरल का केनूर, इसमें बहुत डीप नहीं जाइए। केरल का केनूर जिला जो है 140 विधानसभा क्षेत्र में से है। यहाँ का जितने भी हैं ग्राम पंचायत वो सभी में पुस्तकालय उपलब्ध हो गए हैं। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं। देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए क्या है।
उल्लेखनीय है कि इस निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्ड में से 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय पहले नहीं था, ठीक है। और इसके अब क्या हुआ, पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से शेष 63 वार्डों में भी पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो गया। तो इस तरह से यह पहला जिला बन गया, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए क्या है, पुथुवाइल नारायण पनिकर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है, पुथुवाइल नारायण पनिकर, ठीक है। चलिए, इसीलिए वर्ष 1996 में केरल सरकार ने इनकी पुण्यतिथि पर वायना दिनम डे रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए, विश्व का पहला पामलीफ पांडुलिपि, ठीक है। ये पांडुलिपि क्या है, संग्रहालय है, ठीक है, स्थापित किए गए हैं भारत में। तो इसमें मेन कब के समय के मिलेंगे, ये देखिए त्रावणकोर के साम्राज्य के समय के भूमि प्रबंधन से रिलेटेड इसमें जानकारी है, उसी को संग्रहित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। किसके टाइम में, त्रावणकोर साम्राज्य के समय की बात ये है, ठीक है, संग्रहालय में। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठीक है। देख लीजिए, तरल अपशिष्ट वर्षा जल, अफवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है, तरल अपशिष्ट, ठीक है। इसे सीवेज भी कहा जाता है, ठीक है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज कहते हैं। औद्योगिक सीवेज भी होता है, जो मतलब औद्योगिक से निकले हुए पानी होते हैं गंदे, ठीक है। तूफान सीवेज में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये 3 तरह का सीवेज में आप वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि कुल तरल सीवेज में 99% हिस्सा घरेलू सीवेज का होता है, ठीक है। घर में ही सबसे ज्यादा पानी यूज होते हैं। स्मरणीय तथ्य देख लीजिए, तिरुपति नगर निगम, कौन सा, तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश में है। फाइटोरिड तकनीक, ये तकनीक का नाम क्या है, फाइटोरिड तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र प्लांट का उद्घाटन किया, ठीक है। इस तरल तकनीक उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया। इस झील का नाम आप याद रखिएगा, विनायक सागर झील, इंपोर्टेंट हो गया, हर एग्जाम में अब आ सकता है, ठीक है, कि विनायक सागर झील किस राज्य में है या किस जिला में है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के रूप में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5 mld है, ठीक है, मिलियन लीटर पर डे। mld क्या होता है, मिलियन लीटर पर डे, ये पानी के मापने का एक पैमाना है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिड तकनीक का विकास वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, जो CSI हमारे यहाँ गवर्नमेंट की ये संस्था है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया संयुक्त रूप से, ठीक है। फाइटोरिड अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है, उपचार की, ठीक है, जल उपचार की भरोसेमंद विश्वसनीय तकनीक है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र, एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है। 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन mld, इतना mld 564 mld क्षमता के इस ओखला सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है, ठीक है। अब ये किया जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र, ठीक है। 11 जनवरी 2023 को TPREL टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी, कौन, बिबेरिया कांडोमिनियम, ठीक है, के मध्य एक समझौता हुआ, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा सा, भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है, आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ठीक है। आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। ये सब देख लीजिए। अब थोड़ा सा क्या होगा, इसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन कम करने में फायदा मिलेगा, ठीक है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे क्या है, देख लीजिए स्मार्ट कार्यक्रम।
स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियो अर्थराइटिस, ठीक है, ये एक शरीर की हड्डी वगैरह से रिलेटेड बीमारी होती है, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, डिस्लिपेडेमिया, और ये क्या है रूमेटाइड अर्थराइटिस, ठीक है, मोटापा, मधुमेह डायबिटीज आप जान रहे हैं, मेलिटेस, सोरायसिस, ठीक है, आदि के अनुसंधान पर बढ़ावा देने के लिए केंद्रित किया जाएगा। किस कार्यक्रम के तहत? स्मार्ट कार्यक्रम के तहत, आप याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, ज़्यादा इधर कुछ नहीं है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली, राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान संगठन ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, ठीक है। ये दोनों जो संसाधन है, ये संस्थान है आयुष मंत्रालय के अधीन प्रमुख संस्थान है, ठीक है। आयुष मंत्रालय, अब आयुष का फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, भारत के राज्य एवं जिले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, ठीक है, देख लीजिए आप, ठीक है। बहुत जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको हम खुद ही बताएंगे, समय ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फिलहाल। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे पहल को मान्यता दी, ठीक है। इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला क्या? राष्ट्रीय गंगा नदी में प्रदूषण का प्रभावी शमन करना, दूसरा राष्ट्रीय गंगा नदी का संरक्षण और पुनरुद्धार करना, ठीक है। यह 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित है, मतलब इसमें जितने भी खर्च आते हैं उसके 100% भारत सरकार वहन करती है इस खर्चे को, ठीक है। मूलतः नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक निर्धारित की गई थी, ठीक है। हालांकि भविष्य में भी इसी कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन 2 को स्वीकृति प्रदान कर दी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो मिशन था अभी सफल नहीं हुआ है, तो नमामि गंगे 2 को यहाँ लाया गया, और ये भी सफल नहीं है। इस नमामि गंगे पर भी अभी बहुत सारी मुद्दाएं हैं, ठीक है, सफल तो ये भी नहीं है। आप बताइए क्या पूरा गंगा साफ हो गया है, ठीक है। 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी, ठीक है। यह घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा यह घोषणा क्या है? मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक CBT, ठीक है, को 15 भाग द्वारा की गई, ठीक है। जैव विविधता पर अभिसमय, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी CBT, ठीक है, जैव विविधता। नमामि गंगे सहित कुल 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहल घोषित किया गया, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, गुजरात हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम, उससे रिलेटेड बातें हैं। चलिए हम अगले सेशन में इसको देखेंगे, ठीक है। लंबा वीडियो हो जाने से क्या होता है कि आप ऊब जाते हैं या आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम चूंकि 1 घंटे के अंदर का ही वीडियो बनाएंगे, 10-15 वीडियो में करके हम खत्म कर देंगे ये पूरे करंट अफेयर वार्षिक अंक को, ठीक है, घटना चक्र के। तो चलिए आप बने रहिए, अगले दिन हम देखेंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रतिदिन 6 बजे सुबह तक आपको ये पर डे एक वीडियो अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम देखेंगे गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 और इससे रिलेटेड जो भी घटना है, ठीक है। हम यहाँ नमामि गंगे पर लास्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वेरी मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स।